स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास आप लोग बेसिक्स पढ़ के भी आ चुके होंगे। हमारे पास बिजनेस की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तीन तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हम बिजनेस में लेकर चल रहे होते हैं। एक है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरी है पार्टनरशिप और तीसरी है कंपनी। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप अगर आप पीआरसी वगैरह पढ़ के आए हैं वहाँ पे आप देख के आ चुके होंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, जिसमें एक ही बंदा काम कर रहा है। इसकी अकाउंटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है। हम बड़े ईजी वे में इसके अकाउंट्स जो हैं वो बना रहे होते हैं। उसके बाद पार्टनरशिप है, जब दोस्त या उससे ज़्यादा लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं। और कंपनी जहाँ पे मल्टीपल लोग जो अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और काम कर रहे होते हैं, वो हमारा कंपनी कहला रहा होता है, कॉर्पोरेट स्टाइल कहला रहा होता है। हम यहाँ पे जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जो कुछ सीख रहे हैं वो कंपनी के पर्सपेक्टिव से सीख रहे हैं। वो हमने कॉर्पोरेट लेवल का देखना है कि कंपनी की अकाउंटिंग कैसे होती है, किस तरह चलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारा कुछ जो है वो हमने यहाँ पे देखना है। अब क्योंकि हमारे पास तीन तरह के बिजनेसेस हैं, हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप है, हमारे पास पार्टनरशिप है, हमारे पास कंपनी है, तो इनके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, मतलब एक बंदा जो है असलम, अगर असलम आके अपना जनरल स्टोर खोलता है तो असलम जनरल स्टोर को अगर वो ओपन करेगा तो उससे कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। दूसरा, जो भी आपका बिजनेस होगा आपकी एक सीक्रेसी जो है वो बीच में रहती है। आपकी जो एक रेसिपी है वो कभी आउट नहीं होती। कभी भी किसी किस्म का आपको वो फेस नहीं करना पड़ता कि यार मेरे राज जो है बिजनेस के लीक हो जाएंगे, मेरे राज जो है उसको लग जाएंगे पता नहीं। बिल्कुल जो आप कमा रहे हैं आपको पता, आपके एसेट्स का आपको पता है, आपकी सीक्रेसी जो है वो मेंटेन रहती है। उसके बाद प्रॉफिट्स जो हैं वो सारे के सारे आपके अपने, बिकॉज आप ही मालिक हैं। जो कमाया खुद का, जो लगाया खुद का, तो प्रॉफिट्स भी आपके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सारी आपकी है। आपका कंट्रोल इसके ऊपर डायरेक्ट होता है, गवर्नमेंट के रेगुलेशन इसके ऊपर इतनी ज़्यादा नहीं होती, टैक्स कम होता है, और जो इसका डिजॉल्व है वो बड़ा आसान होता है। मतलब जब दिल किया आप अपना बिजनेस जो है वाइंड अप कर सकते हैं। मतलब आप रेडी लगाने लेके जा रहे हैं, दिल नहीं किया, मूड स्विंग्स हो गए, वापस लेके आके रेडी को उठा के बेच दें, तो आप बड़े इजीली डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ फीचर्स होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस ये हैं कि बहुत लो लेवल पे काम कर रहा होता है, इसको स्केल अप नहीं कर सकते, मैस पब्लिक को नहीं सर्व कर सकते, एक्सपैंड करना हो नहीं हो सकता, पैसे कम होते हैं, तो बड़े प्रॉब्लम होती है। तो उसका एक अच्छा अल्टरनेटिव क्या होता है कि आप पार्टनरशिप बिजनेस करवा देते हैं। आप पार्टनरशिप जो है उसको इस्टेब्लिश जो है वो कर सकते हैं। अब पार्टनरशिप के बारे में हम पढ़ के आ चुके हुए हैं। यहाँ आप लोगों ने जब भी देखा होगा सीए में आते हैं या लाइफ में भी आप एक ना एक दफ़ा सोचते लाजमी है कि अपने दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस करूंगा, अपने दोस्त के साथ मिलकर कारोबार करूंगा। तो पार्टनरशिप का तो आपको आइडिया है कि मिलकर कारोबार करना, जिसमें क्या होता है, जिसमें दो बेरोजगार लोग जो हैं वो मिलकर क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी की लगाई हुई जमा पूंजी को ज़ाया करने की तरकीब बना रहे होते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है, पार्टनरशिप जो है वो कहला रही होती है। अब पार्टनरशिप मिलके काम करना है, मिलके काम करने के बेनिफिट भी कुछ होंगे। क्या कि पार्टनरशिप बिजनेस भी जो है वो इजी टू फॉर्म है, आसानी से बन जाता है। आपके पास फंड्स जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। अगर ये एक बंदा आता, फॉर एग्जांपल ये एक बंदा 1 लाख रुपया लेके आता, लेकिन दूसरा बंदा भी लाख रुपया लेके आया, अब इन दोनों के पास 2 लाख रुपया होगा, 200 रुपया होगा। इससे क्या कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। माइट भी इसकी एक्सपर्टी कुछ और, इसकी एक्सपर्टी कुछ और हो, इसकी एक्सपर्टी सेल्स करना हो, इसकी एक्सपर्टी मैन्युफैक्चरिंग करना हो। जब दोनों की नॉलेज कंबाइन होती है, दोनों की स्किल्स कंबाइन होती है, तो बहुत ही एक अच्छा इम्तियाज़ बनता है चीज़ों को लेकर चलने का। बिजनेस जो है वो ग्रो हो रहा होता है। डिसीजन मेकिंग जो है फ्लेक्सिबल हो जाती है। आप हर एक का ओपिनियन लेते हैं, डिस्कस करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, फिर क्या कर रहे होते हैं, फैसला कर रहे होते हैं। और रेगुलेटरी कंट्रोल जो है थोड़ा कम होता है इसके ऊपर भी गवर्नमेंट भी इसके ऊपर हाथ जो है वो हल्का रख रही होती है। तो ये कुछ पार्टनरशिप के बेनिफिट हैं। पार्टनरशिप के नुकसान क्या होते हैं, यदि पार्टनर मर गया पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, जल्दी टूट जाती है, ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाते हैं, आपको कंसल्ट करना पड़ता है, आप अपने डिसीजन के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं रहते। तो ये कुछ पार्टनरशिप बिजनेस के डिसएडवांटेजेस जो हैं वो भी हमें क्या करने पड़ते हैं, फेस करने पड़ते हैं। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास आता है मेन, जो जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। कंपनी है उसके बारे में हम देखेंगे क्या होती है क्या नहीं होती, बिकॉज इसकी ही हमने पूरे F1 में क्या करनी है, अकाउंटिंग देखनी है। इसी को क्या करना है, हमने लेके चलना है। अगर हम कंपनी की बात करें, अगर हम कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की बात करें, तो थोड़ा सा ये कम्प्लेक्स होता है। ये जो है कंपनी, ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स इन नेचर है, ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में चल रही होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक नहीं होता, इसमें दो नहीं होता, बल्कि मल्टीपल लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो मिल के अपने पैसे को पूल करते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, उसकी मदद से कहते हैं कारोबार हमने शुरू करना है। तो हर बंदा क्या करेगा, अपने हिस्से का 100 रुपया आएगा, 1000 रुपया लेके आएगा,
100 बंदे हैं, 200 हैं, 300 हैं, 400, मल्टीपल नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक ही जगह अपना पैसा पूल करते हैं और क्या कहते हैं जी अब हमारी कंपनी की फॉर्मेशन है, हम कंपनी बना रहे हैं और हमने इस वे में क्या करना है, कारोबार करना है। तो जब कंपनी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में एक होता है शेयर होल्डर्स, जिसे हम स्टॉक होल्डर्स भी कहते हैं। आप कह सकते हैं ये है असल कंपनी के मालिक, ये इन्वेस्टर्स हैं, इनका पैसा है, ये वो सरमायादार है जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट की है, कंपनी में पैसे लगाए हैं। और दूसरा हमारे पास आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये वो होते हैं जिनको ये लोग अपॉइंट करते हैं, ये लोग अपने पास लेके आते हैं और कहते हैं कि यार हमारे बिहाफ पे तुम ये जो हमने कंपनी बनाई है, ये जो हमने कारोबार खड़ा किया है, चला के दो। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहला रहे होते हैं। तो ये एक कॉर्पोरेट लेवल में एक स्ट्रक्चर वे में हम क्या कर रहे होते हैं, इसको लेके चल रहे होते हैं। तो कंपनी जो है ये अभी तक का बेटर एस्टेब्लिश वे है बिजनेस करने का, जिसमें हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास शेयर होल्डर्स अलग हैं, कंपनी को चलाने वाले लोग जो हैं वो अलग हैं, और जो चलाने वाले हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अपने डिसीजंस में एक कंपनी को अपनी बेहतर नॉलेज के मुताबिक लेके चल रहे होते हैं। तो ये हमारा कंपनी का स्ट्रक्चर है। हमारी FR 1 में सारी अकाउंटिंग जो है वो इस कंपनी के इर्द गिर्द चलेगी। हम इस कंपनी के ही अकाउंटिंग कर रहे होंगे, क्या है, किस तरह से है, कैसे इसके अकाउंट्स बनते हैं, वो सारा कुछ हम देख रहे होंगे। तो कंपनी के एडवांटेजेस वगैरह क्या हैं, सबसे पहले कि जी आपके रिसोर्सेज कंबाइन हो जाते हैं। जहाँ एक बंदा था, 2 बंदे थे, 3 बंदे थे, वहाँ पे 3000 बंदे पैसे लगा के बैठ गए हैं। एक मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा अमाउंट का पैसा लग गया बीच में। अब बड़े वॉल्यूम पे, बड़े एरिया पे काम करने जा रहे हैं, तो आपकी इकॉनमीज ऑफ स्केल वगैरह अचीव हो रही होती है। फिर उसमें सबसे बड़ा एक कंसेप्ट होता है जो इसके पहले में नहीं था, मतलब जो पार्टनरशिप में नहीं था, जो इंडिविजुअल में नहीं था, वो था लिमिटेड लाइबिलिटी का। अगर पार्टनरशिप की बात करें, सोल ट्रेडरशिप की बात करें, तो उसमें लाइबिलिटी जो है वो क्या होती थी, उसमें लाइबिलिटी जो है वो हमारी अनलिमिटेड होती थी, उसमें हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं थी। जितना कहेंगे उतना ही लाइबल आपको ठहराया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी जो है वो महदूद है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी महदूद है। महदूद किस एक्सटेंट तक, जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है, जितना आपका स्टेक है, सिर्फ आप उतने ही लाइबल हैं। अगर आपने कंपनी में 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है तो आप कंपनी के लिए 1000 रुपये के ही लाइबल ठहराएंगे। कंपनी को नुकसान हुआ तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, आपको उससे ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। आपको अपने घर की साइकिलें जो हैं वो नहीं बेचनी पड़ेंगी, आपको अपने घर की जो चीज़ें हैं वो नहीं बेचनी पड़ेगी, मतलब आप पर्सनली लाइबल नहीं होते। तो कंपनी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, कंपनी का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपकी पर्सनल लाइबिलिटी जो है वो नहीं होती। उसके बाद इसमें ओनरशिप जो है वो बड़े आराम से ट्रांसफ़र हो जाती है। मतलब अगर कोई मिस्टर ए है, वो किसी कंपनी का शेयर होल्डर है, वो नहीं रहना चाहता, तो वो अपना शेयर जो है किसे क्या कर देगा, किसी मिस्टर बी को बेच देगा। तो जिसके पास शेयर आ जाएगा वो कंपनी का क्या बन जाएगा, मालिक बन जाएगा। तो इसमें ओनरशिप जो है वो क्या होती है, वो बड़ी इजीली ट्रांसफरेबल होती है। फिर इसकी लाइफ जो है वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। बिकॉज इससे पहले हम देखें सोल ट्रेडरशिप, उसकी लाइफ लिमिटेड है। मालिक मर गया तो क्या होगा, कहानी खत्म। अक्सर देखा होगा कि दुकान होती है हाजी साहब की, हाजी साहब फोत हो जाते हैं, शटर बंद हो जाता है, उसके बाद दुकान नहीं खुलती। तो उनकी लाइफ जो है वो डिपेंड होती है उनके ओनर्स के ऊपर। सेम गोज विद द पार्टनरशिप, बट इनकी अपने ओनर्स पर डिपेंड नहीं होती। इसके जो शेयर्स हैं, इसके जो स्टॉक हैं वो ट्रांसफरेबल हैं। अब जब तक वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं तो वो एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस चल रही होती है, तो ये लॉन्ग लाइफ चल रही होती हैं। इनको टैक्स वगैरह में ये रिलीफ मिल रहे होते हैं और ये बैंक्स वगैरह को अट्रैक्ट कर सकते हैं, फाइनेंसिंग वगैरह जो है वो अपनी करवा रहे होते हैं। तो ये सारा क्या है, ये सारा कंपनी का एडवांटेज है जो हमें यहाँ पर लेकर चलना पड़ता है। अब आगे डिस्कस करते हैं चीज़ों को जो बेसिकली हमारी हैं, जो हम लेके चल रहे होंगे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग पे थोड़ा सा एक चीज़ें डिस्कस कर दी हैं कि हमारे बिजनेस के टाइप्स क्या हैं, हम किस तरह से कारोबार कर रहे हैं और हम यहाँ पे करने के लगे हैं, उसको देखते हैं। हमारा FA1 का जो ग्रिड है ना वो ये है। हमारे पास हमारा सिलेबस जो है वो 3 ग्रिड्स में डिवाइडेड है, ग्रिड A, ग्रिड B और ग्रिड C। ग्रिड A की वेटेज जो है वो हमारी 35 से 45 मार्क्स की है, ग्रिड B की वेटेज जो है वो 20 से 30 मार्क्स की है और ग्रिड C की वेटेज जो है वो हमारी 30 से 40 मार्क्स की है।
अगर हम इसको लेके चलें तो जो हम अभी इस वक्त स्टार्ट करने लगे हैं वो हमारा देखते हैं कौन सा ग्रिड है। तो अगर ग्रिड ए की बात करें जिसमें से 35 से 45 नंबर का पेपर हमारा आना ही आना है, इसमें क्या कुछ है, इसमें हमने सबसे पहले बनाना सीखनी है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसका टेस्टिंग लेवल 2 है। टेस्टिंग लेवल 2 का मतलब क्या होता है? देखिए, लेवल 1 का मतलब होता है कि आप में से इस टॉपिक में से मैक्सिमम 8 मार्क्स तक टेस्ट होंगे। लेवल 2 का मतलब है अप टू 20 मार्क्स टेस्ट होंगे। और लेवल 3 का मतलब होता है कि मोर देन 20 मार्क्स की जो है इसमें टेस्टिंग हो रही होगी। तो इसका लेवल कौन सा है? 2 है। मतलब अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसमें से अप टू 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकता है। आसान एरिया है ये, 20 नंबर जो है वो मुफ्त के हैं, आप इसमें ले सकते हैं। उसके बाद इसमें कैश फ्लो है, उसके बाद इसमें एरर्स है, उसकी इम्प्लीकेशंस वगैरह हैं, वो उसमें से वो 8 नंबर की हैं। अब हमारे पेपर में एक बहुत अच्छा सवाल जो हमारे पास पेपर्स में है भी, जो हम करेंगे भी, वो क्या होता है कि हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी प्लस एरर्स को हम अगर मिला लें तो हमारे पास एक बहुत अच्छा, एक बहुत तगड़ा सवाल जो है एक एग्जामिनर 20 मार्क्स का पूछ सकता है। उसके अलावा जो एनपीओस वगैरह हैं वो हमारे इस ग्रिड का पार्ट जो है वो बन रहा होता है। तो ये चीज़ जो है ये हमारा यहाँ पर ट्रीट हो रहा होता है। उसके बाद जो ग्रिड बी है हमारा, जिसकी वेटेज 20 से 30 नंबर है, इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, दूसरा रेशोज है, और तीसरा ईपीएस है। अब ये रेशोज जो है इसमें से भी 20 नंबर तक का सवाल पूछा जा सकता है और ईपीएस में से भी 20 नंबर तक का सवाल पूछा जा सकता है। एक हमारा पास्ट पेपर का सवाल आएगा आगे चल के जो हम इंशाल्लाह सॉल्व कर रहे होंगे, डैट इज डैफोडिल्स लिमिटेड, जिसका नाम क्या है, डैफोडिल्स लिमिटेड है। वो एक बड़ा बेंचमार्क क्वेश्चन है इस तरह के टॉपिक को सॉल्व करने के लिए, जिसमें हमारा IAS 8 भी अप्लाई हो रहा है, हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी अप्लाई हो रही है, और हम EPS भी उसमें लेके चल रहे हैं। तो एक 20 मार्क्स के लिए वो 3 टॉपिक मर्ज करके क्वेश्चंस जो है वो पेपर में पूछ सकता है। ये हमारे ग्रेड बी में है। और ग्रेड सी में हमारे पास क्या आता है, जो हमारे नॉन करंट एसेट्स की अकाउंटिंग है वो सारी हमारे ग्रेड सी का पार्ट बनती है, जिसमें प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रही होती है, जिसमें गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, बोरिंग कॉस्ट है, इम्पेयरमेंट है, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। तो हम अब स्टार्ट करने लगे हैं जो हमारा ग्रेड ए है। ग्रेड ए का जो हमारे पास सबसे पहला एरिया है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, हम इससे स्टार्ट करेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या होती है, किस तरह से हम इसको लेके चल रहे होंगे, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। अब देखें, टॉपिक का नाम है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो 3 चीज़ें जो हैं इसमें बहुत अहम हैं। पहली बात है स्टेटमेंट, देखेंगे स्टेटमेंट किस फॉर्म में बनानी है। चेंजेस का मतलब क्या है? चेंजेस का मतलब है तब्दीली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंजेस? तब्दीली। कि हमने देखना है कि अगर 100 थी, 100 से 120 पे कैसे गई है, ये हमने बनानी है। और किसकी हमने तब्दीली देखनी है? हमने जो इक्विटी है, इक्विटी के बारे में हमने पढ़ना है कि क्या है, किस तरह से है, और किस तरह से ये चल रही है। तो ये सारी हमारा टॉपिक है जिसको हम देखेंगे। अब इसको स्टार्ट करें, चूँकि हम FR 1 पढ़ रहे हैं तो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग एंड फिनांस में पता भी है हमें कि हमारे पास जो है सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमने बनानी होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास वो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देनी है। बिकॉज एक कंपनी है, कंपनी तो बैठी हुई है किसी दूर जगह पे, कंपनी एग्जिस्ट कर रही है पाकिस्तान में। इसके जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इसके मालिक हैं, कोई बैठा हुआ है अमेरिका में, कोई बैठा हुआ है लंदन में, कोई बैठा हुआ है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लोग बैठे हुए हैं। तो ये इसके मल्टीपल शेयर होल्डर्स हैं, मल्टीपल मालिक हैं। नाउ दे रियली वांट टू कम्युनिकेट विद द कंपनी कि यार हमें कंपनी बताए कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसमें क्या तब्दीली आ रही है, या हमने कंपनी पैसा लगाया हुआ है क्या तब्दीली आ रही है, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कंपनी का लॉस क्या है, कंपनी के एसेट्स कितने हैं, कंपनी की लाइबिलिटीज़ कितनी है। दे रियली वांट टू नो अबाउट दिस बिकॉज इन्वेस्टर्स हैं, इनका पैसा लगा हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये बार बार आएंगे कंपनी के पास, जाएंगे कंपनी को फ़ोन करेंगे, कंपनी भाई बताएं कितने की इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है। द आंसर इज नो। ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसे किया जाता है कि जी आपको कोई मसला है, फ़ोन पे किया, गुड मॉर्निंग कंपनी,
गुड मॉर्निंग डियर का मैसेज भेजा और जी ये देखें बताएं कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना एक्सपेंस है, ऐसा नहीं होता। कंपनी आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, तो कंपनी ने एक्सप्लेन करना भी है, मजबूरी भी है, मालिकों को बताना भी है, तो क्या करती है कंपनी अपनी रिपोर्ट्स जो है वो शाया कर देती है। कंपनी अपनी रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिश कर देती है, जिनको हम क्या कह रहे होते हैं, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह रही होती हैं। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये कंपनी के बिहाफ पे क्या करती हैं, ये कंपनी के बिहाफ पे सारी इंफॉर्मेशंस जो है वो प्रोवाइड कर रही होती हैं शेयर होल्डर को, जो जो रिक्वायर है। अब जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम आएगा तो उसमें क्या कुछ आएगा, उसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आएगी, उसमें स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आएगा, उसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आएगी, उसमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आएगा और एंड पे नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा। इन सब को अगर हम कंबाइन पढ़ लें, इन सबको अगर हम इकट्ठा करके पढ़ें तो इकट्ठा ये क्या कहलाती हैं, इकट्ठी ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहला रही होती हैं। अब देखें, अगर कंपनी चाहती है, अगर आप कंपनी से उसके एसेट्स के बारे में पूछना चाहते हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, तो क्या है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसमें क्या देती है कि जी भाई ये हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर, इस ईयर एंड के ऊपर हमारे बिजनेस की ये हालात है, ये एसेट्स हैं, ये लाइबिलिटीज़ है, ये कैपिटल है, ये पेएबल है, ये रिजर्व्स हैं, ये फंड्स हैं, वो सारे यहाँ पे। अगर आप कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ, कितने एक्सपेंसेस हैं, सेल्स कितनी हुई है, उसके लिए वो क्या करती है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना कर दे देती है कि यार ये क्या है, ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है कि इतना आपने सेल्स की हैं, इतना आपको रेवेन्यू आया है, ये आपके एक्सपेंसेस हैं, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, ये आपकी कॉस्ट सेल्स है, ये आपका जीपी है, ये आपका नेट प्रॉफिट है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। तो सारा कुछ अगर आपने उसके ऑपरेशंस के मुतालिक जानना है कि चल कैसे रही है, तो उसके लिए हमारे लिए क्या है, फिर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती है। अगर आप कंपनी के कैश के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई रोकड़ा कहाँ पे है, पैसा कहाँ पे है, बिकॉज कैश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें लगता है प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट तो इंपॉर्टेंट है, बट चलाने के लिए जो है वो हमारा कैश बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैश बड़ा अहम है। अब कैश की क्या सूरत हाल है, कैश पड़ा भी हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, कितना कैश पड़ा हुआ है, कितना कम कैश पड़ा हुआ है, क्या नेगेटिव कैश है, क्या पॉजिटिव कैश है, सारा कुछ हम यहाँ पे देख रहे होते हैं। तो जो कैश की मूवमेंट के बारे में क्या होता है, हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बना रहे होते हैं। फिर जो इक्विटी है, इक्विटी में जो मूवमेंट है कि जी ओनर्स के पैसे साल के शुरू में इतने से साल के एंड पे इतने हो गए हैं, कैसे मूवमेंट हुई है, कैसे इंक्रीज हुआ, कैसे डिक्रीज हुआ, उसके लिए फिर हम क्या बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और इनके ऊपर जब ये बनाने में कोई भी हमने वर्किंग की है, कोई भी कैलकुलेशन की है, उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन जो हमने गिवन करनी होती है, उसके साथ हम क्या करते हैं फिर नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन कर रहे होते हैं। ये नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, जिसमें हमने IAS 16 का जाके डिस्क्लोजर नोट देखना है, हमने अपने स्टैंडर्ड्स के नोट्स जो हैं वो देखने हैं। तो ये और ये तीन चीज़ें जो हैं ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। हमने इन तीनों को क्या करना है, हमने इन तीन चीज़ों को कैलकुलेट करना सीखना है। तो हर स्टेटमेंट हर एक चीज़ के बारे में बता रही होती है। अगर आप कैश के हालात जानना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में। आप इनकम के हालात जानना चाहते हैं, आप कहाँ जाएंगे कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। आप बिजनेस की पोजीशन के बारे में जानना चाह रहे हैं कि भाई कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, क्या है क्या नहीं है, कमा भी रहे हो कि नहीं कमा रहे, तो कहाँ जाओगे आप अपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जा रहे होगे। तो ये हर एक चीज़ के लिए हम क्या करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन करके बैठे होते हैं। तो चूंकि तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट हैं, तो अब हमने क्या करना है, इन तीनों को कैलकुलेट करना सीखना है। और हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से। ये मैंने आपको भी बता दिया कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है इसमें हम एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी के बारे में बताते हैं। जो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है इसमें परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं कि हमने कितना परफॉर्म किया, हमें लॉस हुआ है कि नहीं हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ, उसके बारे में। फिर कैपिटल और रिजर्व की मूवमेंट के लिए हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं। कैश की मूवमेंट के लिए हम अपना कैश फ्लो बना रहे होते हैं। तो ये हमारी सारी क्या कहलाती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहला रही होती हैं। चलिए जी आगे ना,
चूँकि अब मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी समझानी है, तो मैं एक बेसिक कंसेप्ट जो है जो हम लेके चलेंगे, डैट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन का। उस अकाउंटिंग इक्वेशन की वजह से, उस अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से हम क्या करेंगे, हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे सीखेंगे। हम वो सारी चीज़ें यहाँ पे लर्न करेंगे क्या है और कैसे है। अब बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज। अगर आपके बिजनेस में एसेट 1000 रुपये के हैं तो आपके लायबिलिटीज भी कितने की होनी चाहिए, 1000 रुपये की होनी चाहिए। ये एक हमारी बुनियादी अकाउंटिंग इक्वेशन है जिसे हम क्या कर रहे होते हैं, जिसे हम यहाँ पर लेके चल रहे होते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से लिखना चाहें तो ये होता है एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। क्या? इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। अब यहाँ पे देखा जाए इक्विटी किसे कहते हैं? इक्विटी कहते हैं जो हमारे पास ओनर के एंड से होती है, जो हमारे पास ओनर के एंड से होती है उसे हम इक्विटी कह रहे होते हैं। और लायबिलिटी क्या होती है? जो हमारी थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स ऑब्लिगेशन होता है वो हमारी लायबिलिटी जो है वो कहला रही होती है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करें तो वो हमारी इस तरह से चल रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल लें जी, मिस्टर एन इन्वेस्टेड ₹1000 इन हिज बिजनेस। अगर वो अपने बिजनेस में ₹1000 इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या होगा? अब बिजनेस में इन्वेस्ट किया, बिजनेस में कैश आया, कैश और एसेट, तो एसेट्स जो है वो कितने के होंगे? 1000 के। अब ये किसने इन्वेस्ट किया? ओनर ने। ये क्या कहलाएगी? इक्विटी कहलाएगी। और लायबिलिटी क्या होगी? 0। रिमेंबर एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज बन रहे होते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम मज़ीद देखें तो अभी हमने देखा है कि जी एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। अगर मैं इसको इक्विटी के लिए रीअरेंज कर दूं, ये हो जाएगा जी एसेट्स माइनस लायबिलिटी आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल इक्विटी। क्या कहलाएगी? टोटल इक्विटी कहला रही होगी। मतलब टोटल एसेट्स में से अगर मैं ये लेस करवा दूं तो मेरे पास क्या कहलाएगी? ये मेरे पास इक्विटी आ जाएगी। इसी चीज़ को जो यहाँ पे लिखी हुई है इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम नेट एसेट्स भी कह रहे होते हैं। ये हमारी नेट एसेट्स भी कहला रही होती है। मतलब नेट एसेट्स जो हमारे बिजनेस में होते हैं, नेट एसेट्स आर इक्वल टू द इक्विटी विच इज एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो ये चीज़ जो है ना, ये मैंने सिर्फ आपको समझानी थी कि हम इक्विटी की बात कर रहे हैं तो हमने इसमें बात करना है कि हमारे जो ओपनिंग नेट एसेट्स थे और हमारे जो क्लोजिंग नेट एसेट्स हैं, इसमें जो इंक्रीज या डिक्रीज आया है वो हमने सारा कुछ यहाँ पर क्या करना है, हमने कंपेयर करना सीखना है क्या है और किस तरह से है वो हम लेके चलेंगे। हमारा बनना तो अकाउंट कंपनी का है, बट मैं आपको एक ना बड़ा बेसिक सा अकाउंट बताता हूँ, उसको समझते हैं, फिर उसकी मदद से हम कंपनी के अकाउंट की तरफ जो है वो मूव करेंगे। तो हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, हमें कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। देखिए हम लेते हैं ओपनिंग कैपिटल, इसमें हम ऐड करते हैं न्यू कैपिटल, इसमें हम ऐड करते हैं प्रॉफिट, लेस करते हैं ड्राइंग्स, तो मेरे पास क्या आ जाता है? तो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आ रहा होता है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, हम थोड़ा सा न्यूमेरिकली लेके चलते हैं इसको। इस पेन से आपका ओपनिंग कैपिटल था 10,000 रुपये का, मतलब आपने ऑलरेडी बिजनेस में 10,000 का इन्वेस्ट किया हुआ था। अब आप इस साल मज़ीद 2,000 रुपये की न्यू इन्वेस्टमेंट किया आपने बिजनेस में, 6,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ और 3,000 रुपया आप निकाल के बिजनेस में से ले गए। अब क्लोजिंग वैल्यू कितनी आएगी आपकी? क्लोजिंग वैल्यू आपकी 15,000 आ रही होगी। एक बेसिक हम अकाउंट में देख रहे होते हैं।
अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो उसमें बैलेंस शीट में आ रहा होगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में लिखा होगा ये 2023, फॉर एग्जाम्पल 2023 का एंड है, 2023 का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कितना है, 15,000 है, और 2022 जो है उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 20,000 था। सिंपल हमें ये गिवन किया होगा, हम ये बस चलेगा पता कि यार हमारा कैपिटल जो है वो तो बढ़ गया है। 2022 में जो ओपनिंग कैपिटल था वो गिवन है हमें, तो 2023 में क्लोजिंग है वो उसने हमें गिवन होगा। तो ये सिर्फ हमें क्या बता रहा है, ये हमें कैपिटल की इंफॉर्मेशन बता रहा है। लेकिन हम क्या पढ़ना है, हमने क्या सीखना है, हमने देखना है कि ये जो इक्विटी है, इस इक्विटी में ये जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस कैसे आए हैं। देखिए ना, इस 10,000 से अगर 15 पे गया है तो किस तरह से गया है वो चीज़ हमने देखनी है। हमने क्या करनी है, हमने वो चीज़ देखनी है। उसके लिए अगर मैं देखूं तो ये परफेक्टली मुझे एक स्टेटमेंट जो है वो गिवन है, एक स्टेटमेंट मुझे बता रही है कि यार साल के शुरू में मेरे पास ये रकम थी, इतने जो है वो मैं नया लेके आया, इतना जो है प्रॉफिट दिया, इतना मैं खुद ले गया, एंड के ऊपर मेरे पास ये मौजूद है, एंड के ऊपर मेरे पास ये पड़ा हुआ है। अब मैं अगर इस स्टेटमेंट को देखता हूँ, ये जो सामने नजर आ रही है, तो ये मुझे क्लियरली बता रही है कि 10,000 से 15,000 के ऊपर मैं किस तरह से गया। तो ये जो प्रॉपर इस तरह का चेंज है, ये हमने सिर्फ क्या करना है, कंपनी के लेवल पे बनाना सीखना है। इसमें मुझे लग रहा है पता कि यार साल के शुरू में 10,000 पड़ा हुआ था, 2,000 रुपया मैं खुद लेके आया हूँ, नया जेब से निकाल के दिया, पूरा महीना पूरा साल कारोबार किया, 6,000 की बचत हुई, वो भी बिजनेस में प्रॉफिट आ गया, 3,000 रुपया मैं निकाल के ले गया, तो जो नेट बचा मेरे पास 15 बचा। तो ये जो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखी हुई है, हमने यही बताना सीखनी है। इसको ही हम क्या कह रहे होते हैं, इसको हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो कह रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? अब मैं यहाँ पे ना 2 वर्ड्स लिखने लगा हूँ। इन 2 वर्ड्स का कंसेप्ट ध्यान से समझ लीजिएगा। समझ आ गया? कहानी आसान। 2 वर्ड्स हैं, एक है ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स और दूसरी है नॉन ऑनर ट्रांजैक्शन। ये जो मैंने ये 2 वर्ड लिखे हैं ना, इन 2 वर्ड्स का ज़रा आपने कंसेप्ट लॉजिक समझनी है। इन 2 वर्ड्स की लॉजिक जो है वो समझनी है आपने, क्या है और क्या नहीं है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये 10,000 से इंक्रीज हो के 15,000 के ऊपर चला गया। कैपिटल अकाउंट जो है वो 10,000 से इंक्रीज हो के 15,000 पे चला गया है। हमने देखना है कि इस इंक्रीज में ओनर का कितना हाथ है, मालिक का कितना हाथ है। तो सर देखें, ये जो 2,000 रुपया है ये भी मालिक लेके आया, और ये 3,000 जो है ये भी मालिक लेके गया। तो रिमेंबर, मालिक के, ओनर के अमल दखल की वजह से जो इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो मेरी क्या कहलाएगी, ट्रांजैक्शन विद ओनर्स कहला रही होगी। वो क्या हो सकता है, वो नया कैपिटल लेके आ सकता है या वो कैपिटल लेके जा सकता है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी ट्रांजैक्शन विद ओनर कहला रही होती है। ये ओनर का अमल दखल था, मालिक का अमल दखल था। मालिक अगर 2,000 रुपया लेके आया, मालिक पैसे लेके आया, मालिक की वजह से इंक्रीज हुआ, तो ये ट्रांजैक्शन विद ओनर है कि ओनर के साथ बिजनेस का लेन देन हुआ, ओनर के साथ बिजनेस का काम हुआ है, तो उसकी वजह से ये हमारी क्या कहला रही है, ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन जो है वो कहला रही होती है। और दूसरा है नॉन ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन। वो क्या है कि इसमें मालिक का कोई अमल दखल नहीं है, मालिक तो इन्वॉल्व ही नहीं है, वो बिजनेस की वजह से इंटरनली या किसी और फैक्टर की वजह से इंक्रीज या डिक्रीज आया, तो वो मेरी नॉन ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन है। वो कौन सी है, ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हमारा इसमें कंसिडर हो रहा होता है। अब प्रॉफिट दिया तो बिजनेस नहीं है, इसमें मालिक इन्वॉल्व नहीं है, ये बिजनेस ने ही कमा के, बिजनेस ने ही आपको दे दिया, तो ये हमारी नॉन ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन
कहला रही होती है। तो वो ट्रांजैक्शन विद ओनर्स है और ये हमारे पास क्या है, नॉन ओनर ट्रांजैक्शन है। तो इसका डिफरेंस समझ आया आपको कि ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन क्या होती है और नॉन ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन। तो अगर आपके सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है ना, ये सारा एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर एक उसकी प्रॉफिट एंड लॉस, एक उसकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है। इस स्टेटमेंट की फॉर्म में है, ये हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में यहाँ पर लिखी है। अगर मैं इसको अकाउंट की फॉर्म में, मैं इसको लेजर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लेजर की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। कैसे, देखें, ओपनिंग बैलेंस कितना था, 10,000, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया ओपनिंग बैलेंस 10,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना हुआ, यहाँ पे 15,000, हमने यहाँ पे लिख दिया जी। क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास कितना आ गया, 15,000। अब न्यू कैपिटल और प्रॉफिट है, तो यहाँ पे हमने न्यू कैपिटल लिख दिया। वो कितना आया था, 2,000 का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जी 2,000 का न्यू कैपिटल। फिर हमने यहाँ पर प्रॉफिट दिया, वो कितना था, 6,000 का, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। ड्राइंग्स कितनी थी, 3,000 की थी, तो ड्राइंग्स हमारी यहाँ पर आ गई कितनी, 3,000। तो जब आप इसे क्लोज करेंगे तो जवाब आएगा। तो ये जो स्टेटमेंट फॉर्म में हमने लिखा होता है, इसको, यही हमारा टी अकाउंट कहलाता है। मतलब टी अकाउंट को अगर आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दें तो वो क्या कहलाएगा, आपका कैपिटल अकाउंट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कहला रहा होगा। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या होता है, अभी जितनी डिस्कशन की है उसमें जो हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना सीख रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या होता है, बेसिकली इट इज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द नेट एसेट ऑफ एंटिटी। ये हमारी क्या कहलाती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कहलानी होती है। वो क्या होते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। और ये जो चेंज होगा, ये इंक्रीज डिक्रीज का, इसको हमने सेपरेट किया हुआ है ट्रांजैक्शन विद ओनर्स में और नॉन ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शंस में। ये क्लियर है, आगे चलते हैं। मैंने आपको सारे ना एक बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो बता दिए हैं कि यार ये इस तरह से है और ये इस तरह से लेके चल रहे हैं। हमने बात करनी है कंपनी की, ये सारी डिस्कशन जो हमने की है ना, ये वाली, ये तो एक बहुत इंडिविजुअल, एक बहुत बेसिक लेवल के अकाउंट की थी। हमने बात करनी है कंपनी की, कंपनी के अकाउंट क्या होता है, कैसे है, उसको देखना है। तो कंपनी में एक चीज तो है जो सबसे यूनिक है, जो सबसे अलग है, दैट इज शेयर होल्डर्स। वो क्या है, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर क्या होते हैं, अगर हम उसको देखें तो शेयर होल्डर बेसिकली मल्टीपल पीपल हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने अपना पैसा जो है वो पूल किया हुआ है, अपना पैसा जो है वो मिला लिया है और एक साथ काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब कंपनी की जब बात होगी, जब कंपनी की डिस्कशन हो रही होगी, तो थोड़ी सी हमारे टर्म्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी कि जहाँ पे हम कैपिटल कहते थे, अब वहाँ पे हम क्या कह देंगे, अब वहाँ पे हम शेयर कैपिटल कह रहे होंगे। वहाँ पे क्या कहलाएगा, हमारा शेयर कैपिटल कहला रहा होगा। शेयर कैपिटल क्या होता है कि ये टोटल कैपिटल है, इसको हम स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारा शेयर कैपिटल कहला रहा होता है। अब कैसे, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो कहती है जी मेरा कैपिटल जो है वो 10 मिलियन है, मतलब 10 मिलियन के करीब मेरे पास शेयर कैपिटल है। वो इसको डिवाइड कर देती है 1 मिलियन यूनिट्स में, छोटे छोटे पैकेट बना देती है। तो एक पैकेट कितने का होगा, 10 रुपये का। ये जो 10 रुपये हैं ये क्या कहलाएगा, ईच शेयर
प्राइस कहला रही होगी। क्या कहला रही होगी? कीमत कहला रही होगी। मतलब अगर कोई बंदा भी आता है, बिकॉज आपको कंपनी का शेयर होल्डर बनने के लिए, आपको कंपनी का मालिक बनने के लिए कम से कम एक शेयर जो है वो दरकार, एक शेयर दरकार है कम से कम, कम से कम। तो एक शेयर क्या होगा कि जो मिनिमम वैल्यू है वो आपका एक शेयर कहला रहा होगा। या इसको इन अदर वर्ड कह सकते हैं, एक कंपनी फैसला करती है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर देती है इसको, जो उसकी पर शेयर वैल्यू, इसको हम कहते हैं पार वैल्यू, इसको हम कहते हैं फेस वैल्यू। मतलब एक शेयर की इतनी कीमत है, हम इसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हम फेस वैल्यू भी कह सकते हैं, इसको हम पार वैल्यू भी कह सकते हैं। तो मेरे पास जो वैल्यू आता है ये मेरा कहलाता है टोटल शेयर कैपिटल। जैसे एक कंपनी है, वो कहती है जी हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो कितने हैं, 1 मिलियन। एक शेयर कितने का होना चाहिए, 10 रुपये का। तो टोटल शेयर कैपिटल कितना होगा, 10 मिलियन का होगा। ये गेम जो है ये हमने यहाँ पे सीखनी है। इस वक्त जो मैं जिस चीज़ को हाईलाइट करने लगा हूँ, इस लाइन को लिख लीजिएगा, बिकॉज अगले 2 चैप्टर्स जो हैं, 2.5 चैप्टर्स जो हैं, मैंने आपको इसी इक्वेशन के इर्द गिर्द ही घुमाने। ये गिवन हो, ये गिवन हो, हम ये निकाल सकते हैं, ये गिवन हो, ये गिवन हो, हम ये निकाल सकते हैं, ये गिवन हो, ये गिवन हो, हम ये निकाल सकते हैं। तो ये कुल मिला के जो है ये 3 चीज़ें जो हैं हमें चाहिए अपनी शेयर्स की अकाउंटिंग करने के लिए, शेयर्स की तादाद को देखने के लिए कि क्या है, किस तरह से है, कैसे चलेगी, किस तरह से होके चल रहे होंगे। सारा कुछ करने के लिए हमें कुल मिला के ये 3 चीज़ें जो हैं वो चाहिए होंगी, वो 3 चीज़ें जो हैं वो दरकार होंगी। नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू कितनी है, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। अगर इसमें हमें कोई से भी 2 पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, तीसरी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो आपकी नज़र आ रही है ना इस वक्त इक्वेशन, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। क्या है कि नंबर ऑफ शेयर्स, के शेयर्स की तादाद कितनी है, मल्टीप्लाई करो एक शेयर की वैल्यू से, आपके पास क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल आ जाएगा। कितना बनता है शेयर कैपिटल, टोटल मजमुआ, इन टोटल की बात हो रही है। देखिए अगर आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स 10 मिलियन है, 1 मिलियन है, और एक शेयर 10 रुपये का है, तो टोटल शेयर कैपिटल कितने का होगा, आपका 10 मिलियन का होगा। अगर आपका शेयर कैपिटल जो है वो टोटल 25 मिलियन का है, और आपका शेयर 15 रुपये का है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, 1.667 मिलियन होंगे। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 2 मिलियन है और टोटल शेयर कैपिटल 40 मिलियन का है, तो इस 40 मिलियन को डिवाइड करें 2 मिलियन पे, आपको एक शेयर की कीमत मिल जाएगी, कितनी बनेगी, 20 बन रही होगी। तो ये 3 बातें, इन 3 बातों को, इस इक्वेशन को लिख लें, याद कर लें, बिकॉज इसके इर्द गिर्द ही क्या होगी, हमारी सारी कहानी जो है वो चल रही होगी। इसके इर्द गिर्द ही हम क्या करेंगे, हम सारी कैलकुलेशन कर रहे होंगे। तो ये चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है, ये 3 लाइनें, ये 3 बातें जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है। इनके पर्सपेक्टिव से सारी हमारी कैलकुलेशंस जो हैं वो चलनी है, इनके पर्सपेक्टिव से हमने सारा कुछ देखना है। ये इंटर कन्वर्टेबल्स हैं, बिकॉज ये चैप्टर हो गया, अगला चैप्टर हो गया, और एक मेरा कैश फ्लो हो गया। मैंने सिर्फ इस एक कंसेप्ट के ऊपर पूरी जो चीज़ जो है वो लेके चलनी है। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, इसकी बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, इसकी बेस के ऊपर ही हम सारा कुछ जो है वो कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं। अब हम सारी डिस्कस करेंगे आगे जाके जो चीज़ है, डैट इज़ शेयर अकाउंटिंग। जो हमारे शेयर्स हैं, जो उनकी अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, वो सारा हमने अब क्या करना है, वो हम सारा अब यहाँ पे हमने डिस्कस करना है कि किस तरह से हम इसको लेके चल रहे होंगे। क्या इसमें आएगा
कैसे इसमें होगा चीज़ों को, वो हम लेके चल रहे हैं। लाइक किस तरह से डेबिट होना है चीज़ों को, किस तरह से हमें क्रेडिट करना है, वो सब कुछ हमने यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे जब हम शेयर अकाउंटिंग की बात करते हैं, अगर उस पर्सपेक्टिव में चलें तो रिमेंबर एक कंपनी है, उसने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। एक कंपनी है, उस कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं 10 रुपये ईच के हिसाब से। और हमने क्या करना है, हमने अब उसको देखना है कि उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, केवल नहीं है। अब इस तरह की चीज़ों को समझने के लिए आपने फिर वापस इस फॉर्मूला के ऊपर आना है। इस चीज़ को देखना है कि नंबर ऑफ़ शेयर्स क्या होंगे, आपकी पार वैल्यू या आपकी फेस वैल्यू क्या होगी, और फिर जो आपका शेयर कैपिटल आ रहा होगा वो क्या होगा। ये चीज़ आपने यहाँ पे देखनी है, ये चीज़ आपने यहाँ पे समझनी है। तो देखें, इसी को चलें तो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स किए हैं। ये 1 लाख जो चीज़ शो कर रही है, डैट आर नंबर ऑफ शेयर्स, कि हमारे शेयर्स की तादाद कितनी है, उसके बारे में ये क्या कर रही है, शो कर रही है, बता रही है। और एक शेयर कितने का है, 10 का है। तो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल शेयर कैपिटल आ जाएगा, कि इतना मेरा शेयर कैपिटल बनता है जो क्या किया गया है, इशू किया गया है मेरे एंड से। दिस इज माय शेयर कैपिटल जो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अब जब शेयर कैपिटल इशू होगा तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने मार्केट में शेयर्स बेचे हैं, कंपनी ने मार्केट में शेयर्स दिए हैं। इंडिविजुअल क्या है, उसने कंपनी से रब्ता किया, जिसने भी उसने शेयर्स लिए हैं, तो उसने क्या किया, उसने कंपनी को पेमेंट की है, उसने कंपनी को पैसे दिए हैं। कंपनी ने पूछा हाँ भाई कितने शेयर्स लेने हैं, उसने कहा जी मुझे 1 लाख शेयर दे दो। कंपनी ने कहा मैं शेयर्स तुम्हें दूंगी 10 रुपये का। तो 1 लाख इंटू 10 किया, कितना जवाब आया, 1 मिलियन, 10 लाख। तो 10 लाख जो है वो कंपनी को कैश वसूल होगा, कंपनी को कैश रिसीव होगा। तो ये हमारा क्या हो रहा होगा, 10 लाख से मेरा कैश जो है वो डेबिट हो रहा होगा, मेरा बैंक जो है वो क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा 10 लाख से। अब कैश आएगा, शेयर इशू करेंगे, कैश आएगा, तो बैंक हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। ये हमारी जर्नल एंट्री है, बैंक हमारा डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा बदले में, शेयर कैपिटल जो है वो हमारा क्रेडिट हो रहा होगा। जब भी हम शेयर इशू करेंगे तो हमारा बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, और हमारा शेयर कैपिटल जो है वो क्या हो रहा होगा, वो हमारा क्रेडिट हो रहा होगा। तो ये हम एक बेसिक एंट्री जो है वो क्या कर रहे होते हैं, वो हम यहाँ पर पास कर रहे होते हैं। जैसे एक कंपनी है, उसने 7 लाख शेयर इशू किए हैं 10 रुपये ईच के हिसाब से। तो ये 7 लाख जो है ये नंबर्स को शो कर रही है, ये शो कर रही है जो उसकी फेस वैल्यू है। तो टोटल शेयर कैपिटल कितना हुआ, 7 लाख इंटू 10, वो कितना है, 7 मिलियन रुपीज़ है। तो जब कंपनी ने शेयर इशू किए होंगे तो बैंक हमारा डेबिट हो रहा होगा किससे, 7 मिलियन से। 70 लाख रुपया बैंक में आया, और शेयर कैपिटल क्या है वो इसी अमाउंट से क्रेडिट हो रहा होगा, उसी अमाउंट से हम लिख रहे होंगे। तो जब भी शेयर इशू होते हैं तो हम ये एंट्री जो है, ये बेसिक एंट्री, ये बेसिक जनरल एंट्री जो है वो हम पास कर रहे होते हैं जब भी हमारे एंड पे शेयर्स जो हैं वो इशू हो रहे होते हैं। इज दैट क्लियर, कि कंपनी ने, अब ये जो बात है ना, ये जो हम डिस्कस करके आ रहे हैं, इसके इर्द गिर्द ही एग्जामिनर जो है वो खेल रहा होता है। अब यहाँ पे हमने देखा था, मुझे नंबर ऑफ शेयर्स का ही पता था, मुझे फेस वैल्यू का ही पता था, मैंने शेयर कैपिटल जो है वो निकाल दिया कि इतना शेयर कैपिटल जो है वो मेरा बन रहा है, इतना शेयर कैपिटल मैंने क्या किया है, मैंने इशू किया है। अब समटाइम्स वो क्या कहता है, समटाइम्स वो हमें इस तरह गिवन नहीं करता, वो हमें डायरेक्ट शेयर कैपिटल की अमाउंट ही प्रोवाइड कर देता है। जैसे कहता है जी कंपनी ने 8 मिलियन का शेयर कैपिटल इशू किया, जब उसने अमाउंट गिवन कर दी तो हम उससे डेबिट कर देंगे बैंक को, और उसी से क्या कर देंगे, शेयर कैपिटल को क्रेडिट जो है वो कर रहे होंगे। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है, जिसको ज़रा आपने फोकस करना है, वो क्या है कि अगर उसने कभी भी किसी भी फिगर्स के साथ, किसी भी नंबर के साथ अगर उसने रुपीस का वर्ड लिखा हुआ है, अगर ये करेंसी लिखी हुई है, तो रिमेंबर ये हमारा शेयर कैपिटल को शो कर रहा होगा। और शेयर कैपिटल को शो करने का मतलब क्या है कि शेयर कैपिटल को शो करने का मतलब है
कि जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, जो भी उसकी फेस वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई किया होगा, तब उसके पास शेयर कैपिटल का जवाब आया होगा। तो ये चीज़ जो है ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम किस तरह से लेके चल रहे होते हैं और कैसे हम चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये आपस में क्या होती हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। अगर मुझे ये चीज़ पता है, ये चीज़ पता है, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँगा। अगर मुझे ये चीज़ पता है और ये चीज़ पता है तो मैं नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाल लूँगा। तो पेपर में वो हमें इस तरह से गिवन कर रहा होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जो हमने याद रखना है। और जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे होंगे तो क्वेश्चन की रीडिंग के वक्त आपने क्या देखना है, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर उसने किसी भी नंबर के साथ, किसी भी अमाउंट के साथ करेंसी लिख दी है, इसका मतलब वो टोटल शो कर रहा है कि हमारा इतना कैपिटल है और इतना हम इसको लेकर चल रहा है। अब हम देखते हैं शेयर्स अकाउंटिंग के, जो हमने शेयर वगैरह इशू किए हैं इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो हमने देखना है कि शेयर अकाउंटिंग हम किस तरह से कर रहे होंगे, कैसे हम इसकी जर्नल एंट्रीज वगैरह पास कर रहे होंगे, क्या इसमें आएगी चीज़ें, क्या इसमें चीज़ें नहीं आएंगी, वो सब कुछ जो है वो हमने क्या करना है, वो सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस आउट करना है कि अब टाइप जो शेयर इशू करने हैं वो किस तरह से हो सकते हैं, क्या उसकी इकसाम है, क्या उसके टाइप्स हैं, वो हमने देखने हैं। देखिए शेयर्स जो है हमारे सिलेबस में एक है इशू एट पार वैल्यू या फेस वैल्यू, दूसरा है शेयर इशू एट प्रीमियम, तीसरा है शेयर इशू एट डिस्काउंट और चौथा है हमारे पास राइट इशू। ये चार तरह के इश्यूज जो हैं उसने क्या किए हैं, हमें गिवन किए हैं। और पांचवा है जो सेपरेट लिखा हुआ है, ये हमारा बोनस इशू है। ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे ब्लैक इंक के साथ, इसमें जब भी शेयर इशू होंगे इस इशू का हमारे नेट एसेट के ऊपर क्या आएगा, इस इशू का हमारा नेट एसेट के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो आएगा। जो भी हमारा नेट एसेट होगा, नेट एसेट के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। कैसे? बिकॉज हम नेट एसेट्स पढ़ के आ चुके हुए हैं। नेट एसेट्स क्या होते हैं? इक्विटी विच आर एसेट माइनस लाइबिलिटीज। अगर आप शेयर इशू कर रहे हैं और शेयर इशू करने की वजह से अगर आपके एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब अगर आपका बैंक इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब उसकी वजह से आपका नेट एसेट्स के ऊपर इंक्रीज आएगा। तो चाहे आप फेस वैल्यू पे इशू कर रहे हैं, चाहे आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, चाहे आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, चाहे आप राइट इशू कर रहे हैं, इन इशू की वजह से आपके पास कोई ना कोई बैंक में कुछ ना कुछ पैसा, कुछ ना कुछ दौलत, कुछ ना कुछ जो है वो रकम आपके पास लाजमी आएगी कि ये अमाउंट जो है वो क्या है, हमें मिल रही है, ये वो अमाउंट है जो हमें रिसीव हो रही है। लेकिन बोनस इशू ऐसा होगा जिसके ऊपर हमें कोई किसी किस्म का बेनिफिट, कोई किसी किस्म की रकम, कोई किसी किस्म की अमाउंट जो है वो नहीं मिल रही होगी। तो ये जो 5 टाइप्स हमने सामने लिखी हुई हैं, अब हम क्या करेंगे, इनका 1 बाय 1 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो देख रहे होंगे कि किस तरह से किस को हम लेके चल रहे हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास नंबर 1 आएगी, डैट इज़ कौन सा था, शेयर इशू एट फेस वैल्यू। पहले है शेयर इशू एट पार वैल्यू या फेस वैल्यू, कि हम जो शेयर की फेस वैल्यू है, जो पार वैल्यु है, हम उसके ऊपर क्या करवा रहे हैं, शेयर को इशू कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक शेयर है, उसकी फेस वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 रुपये है और आप उसको उसी कीमत के ऊपर इशू कर रहे हैं, तो उसकी हमने एंट्री रिकॉर्ड करनी। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है, एक कंपनी ने 50,000 शेयर्स जो है इशू किए और वो उसने किए हैं फेस वैल्यू के ऊपर जो 10 रुपये की है, तो इसकी एंट्री क्या पास होगी? इसमें सिंपल सी बात है, हम जो बैंक है, बैंक हम करेंगे डेबिट। बैंक हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब कैसे, कितनी अमाउंट से? मुझे कितने शेयर से? 50,000 शेयर से। कितने का एक शेयर है? 10 का एक शेयर है। टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास? टोटल जो है वो हमारे पास 5 लाख रुपया हो जाएगा। तो बैंक जो है हमारा, बैंक मेरा 5 लाख रुपए से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और शेयर कैपिटल
मेरा किससे क्रेडिट होगा, शेयर कैपिटल भी मेरा इसी अमाउंट से क्रेडिट हो रहा होगा। तो ये हमारी जो है ये हमारी जर्नल एंट्री बनती है, ये एंट्री हमने पास करनी है। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है जब भी हम फेस वैल्यू के ऊपर चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेकंड हमारा शेयर इशू एट प्रीमियम। शेयर इशू एट प्रीमियम, ये शेयर्स की यहाँ पे ना एंट्रीज को ध्यान से एक ही दफ़ा समझ लीजिएगा। आगे जाके जब हम ईपीएस डिस्कस कर रहे होंगे उस ईपीएस में ये एंट्रीज हम डिस्कस नहीं करेंगे, वहाँ पे हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, वहाँ पे फिर हम डायरेक्टली फॉर्मेट में चलेंगे, टेबल कर रहे होंगे। तो ये यहाँ पे जो हम कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, इस कंसेप्ट को आपने यहाँ पे ध्यान से समझ लेना है ताकि आपको कोई किसी किस्म का इशू वगैरह जो है वो आगे जाके ना पेश आए। तो है शेयर इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब जो है, प्रीमियम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को महंगा करके बेचना, उसको उसकी जो आस्क प्राइस है उससे ज़्यादा बेचना। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका शेयर की फेस वैल्यू जो है, जो पार वैल्यू है वो 10 रुपये की है, लेकिन आपकी कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है कि आप उसे कितने का इशू कर रहे हैं, आप उसको इशू कर रहे हैं मार्केट में 18 रुपीज़ का। आप मार्केट में कितने का इशू दे रहे हैं, 18 रुपीज़ का। आप कितना ज़्यादा बेच रहे हैं, आप कितना ज़्यादा बेच रहे हैं, कितना इंक्रीमेंटल बेच रहे हैं जी, हम 8 रुपये का से ज़्यादा बेच रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं। तो ये जो 8 रुपये का है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा शेयर प्रीमियम कहला रहा होगा। मतलब फेस वैल्यू से जो उसकी पार वैल्यू है उससे जितना ज़्यादा बेचा जाएगा, उससे जितना ज़्यादा आएगा हमारे पास, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा शेयर प्रीमियम कहला रहा होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी ए है, कंपनी ए के पास कंपनी ए ने 1 लाख शेयर इशू किए हैं एट 15 रुपीज़ के ऊपर। कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए हैं 15 रुपये के ऊपर, वेयर एज हालांकि उनकी जो फेस वैल्यू है, जो उसकी पार वैल्यू है वो कितनी है, 10 रुपये है। अब हमने इसकी एंट्री पास करनी है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, एक दफ़ा सुन लीजिएगा इसकी एंट्री हमने कैसे पास करनी है। देखिए आपने कितने शेयर इशू किए हैं, 1 लाख शेयर इशू किए हैं, तो हमारा बैंक जो है वो तो हो जाएगा डेबिट। किस अमाउंट से, 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 15, तो क्या जवाब आएगा 1.5 बिलियन। 1.5 मिलियन से मेरा बैंक जो है वो क्या हो गया, वो डेबिट हो गया, वो इंक्रीज़ हो गया। अब आएगा हमारे पास शेयर कैपिटल। रिमेंबर जो भी हमारे पास शेयर कैपिटल है वो हमारा हमेशा फेस वैल्यू से, जो मेरे पास पार वैल्यू होगी उसी से क्रेडिट होगा। तो ये क्या जवाब आएगा, इसका 1 मिलियन जवाब आएगा। अब डेबिट 15 मिलियन से हो रहा है, 1.5 मिलियन से हो रहा है, क्रेडिट जो है हम उसको 1 मिलियन से कर रहे हैं, तो डिफरेंशियल अमाउंट आ रही है। ये जो डिफरेंशियल अमाउंट है, इस डिफरेंशियल अमाउंट को हम किस में चार्ज करेंगे, इस डिफरेंशियल अमाउंट को हम शेयर प्रीमियम में चार्ज कर देंगे। ये 5 लाख रुपया जो है वो मेरा क्या है, शेयर प्रीमियम कंसीडर हो रहा है। तो ये एंट्री जो है वो हम पास करते हैं जब भी हम शेयर इशू एट प्रीमियम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक असूल जो है अपने नोटबुक के ऊपर लिख लें, इस असूल को, उस रूल को कभी भी आपने नहीं भूलना। असूल क्या है कि शेयर कैपिटल जो भी हमारा होगा, शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा अपनी फेस वैल्यू से या अपनी पार वैल्यू से। जो भी उसकी शेयर की फेस वैल्यू होगी, जो भी उसकी पार वैल्यू होगी, शेयर कैपिटल हमेशा उस अमाउंट से ही क्रेडिट होगा। इस चीज़ को आपने लिख लेना, इस लाइन को लिख लें, अपनी नोटबुक के ऊपर कहीं पर लिख दें। यदि शेयर कैपिटल जो है वो हमारा किससे क्रेडिट होगा, शेयर कैपिटल हमेशा हमारा फेस वैल्यू से, हमेशा हमारा पार वैल्यू से क्रेडिट होगा। और इस लाइन को, इस असूल को भूलना नहीं है। अब शेयर 10 का है,
18 का बेच रहे हो, 15 का बेच रहे हो, 20 का बेच रहे हो, 22 का बेच रहे हो, 50 का बेच रहे हो, 100 का बेच रहे हो, शेयर कैपिटल जो भी आपके शेयर की फेस वैल्यू थी हमेशा उसी से क्या होगा, क्रेडिट होगा। बाकी जो डिफरेंशियल अमाउंट होगी वो हमारी हमेशा शेयर प्रीमियम को चार्ज हो रही होगी। इज दैट क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास शेयर इशू एट डिस्काउंट। हम शेयर्स को इशू तो कर रहे हैं लेकिन हम शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू कर रहे हैं, सस्ता बेच रहे हैं, सस्ता दे रहे हैं शेयर्स के ऊपर। अब शेयर्स को डिस्काउंटेड वैल्यू पे अगर हमने बेचना हो तो इसके लिए ज़रा देखिएगा इसका मतलब क्या है कि आपके शेयर्स की फेस वैल्यू जो है वो है 10 रुपये और आप इस शेयर्स को इशू कर रहे हैं अपनी फेस वैल्यू से भी कम के ऊपर। आप शेयर बेच रहे हैं 8 रुपये का, मतलब आपने जो अपनी स्टैंडर्ड प्राइस सेट की है आप उससे भी कम क्या कर रहे हैं, उससे भी हम कम के ऊपर बेच रहे हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, शेयर इशू एट डिस्काउंट कहलाते हैं। रिमेंबर ये जो डिस्काउंट हमने यहाँ पे चार्ज किया है, ये जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ये 2 रुपये का डिस्काउंट जो है, ये डिस्काउंट कभी भी डायरेक्टली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज नहीं करेंगे। ये डिस्काउंट चार्ज होगा अगर हमारे पास शेयर प्रीमियम मौजूद है, शेयर प्रीमियम को। अगर शेयर प्रीमियम मौजूद नहीं है तो जो हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग होगी हम उसको क्या कर रहे होंगे, ये अकाउंट चार्ज कर रहे होंगे। अब शेयर प्रीमियम क्या होता है वो हमने यहाँ पे देख लिया कि जो हम महंगा बेचेंगे, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आएगी, ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो है ये हमारा क्या कहला रहा होगा, दिस एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी द शेयर प्रीमियम। ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा शेयर प्रीमियम कंसिडर हो रहा होगा। और रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, रिटेन्ड अर्निंग अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमने अपने रिजर्व रखे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स है जिसमें से हम प्रॉफिट वगैरह दे रहे होते हैं, तो हम वहाँ पे लेके चलते हैं। बट रिमेंबर डिस्काउंट, ये चीज़ लिख लीजिएगा, डिस्काउंट कभी भी डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से नहीं जाएगा, बल्कि ये शेयर प्रीमियम हो गई या जो रिटेन्ड अर्निंग हो गई ये इसमें से क्या हो रहा होगा, इसमें से चार्ज जो है वो हो रहा होगा। नंबर 1। अब इसकी एंट्री ज़रा पास करते हैं। वो कहता है जी कंपनी ए इशूड 5 लाख शेयर्स एट ₹7। कंपनी ए ने 5 लाख शेयर्स इशू किए हैं 7 रुपये के हिसाब से। अब ये कंपनी इशू कर रही है, ये है कंपनी की इशू प्राइस। ये क्या है, ये कंपनी की इशू प्राइस है कि इस कीमत के ऊपर कंपनी अपने शेयर्स दे रही है। अब फेस वैल्यू जो है वो है जनाब 10 रुपये। वो कितनी है, 10 रुपये है। तो अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे। ज़रा देखिएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्रेडिट। देखिए बैंक हमारा डेबिट होगा कि हमने किसके ऊपर इशू किया है। देखिए 5 लाख शेयर थे और हमने कितने का ए बेचे हैं शेयर, 7 रुपये के हिसाब से। तो बैंक में हमारे पास तो 35 लाख आए हैं, बैंक में हमने 35 लाख डेबिट कर दिए। अब आती है बारी शेयर कैपिटल की। तो शेयर कैपिटल का अभी मैंने आपको यहाँ पे असूल लिखवाया है, यही असूल जो है हमारा कैरी होगा जो हमने यहाँ पे लिखा है कि शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से ही क्या हो रहा होता है, क्रेडिट हो रहा होता है। ये हमने असूल लिखा, यही असूल हमारा यहाँ पे चलेगा कि हमारी जो फेस वैल्यू है हम हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर ही लेके चलते हैं। 10 × 5 लाख, तो क्या जवाब आएगा, 5 मिलियन। तो शेयर कैपिटल जो है वो किसको चार्ज हो जाएगा, 5 मिलियन। ये असूल कभी भी नहीं बदलेगा, ये असूल कभी भी तब्दील नहीं होगा, ये असूल कभी भी चेंज नहीं होगा। ये असूल आपने हमेशा याद रखना है कि ये भाई साहब जो हैं ये हमेशा अपनी फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होते हैं। अब क्रेडिट मेरा हो रहा है 5 मिलियन से, डेबिट मेरा हो रहा है 35 लाख का।
अब डिस्काउंट की वजह से हो रहा है ना, बिकॉज 3 रुपए का डिस्काउंट दिया। अब ये किसको चार्ज होगा? अगर मेरे पास शेयर प्रीमियम मौजूद है तो ये डिस्काउंट चार्ज हो जाएगा शेयर प्रीमियम को। अगर शेयर प्रीमियम मौजूद नहीं है तो फिर ये किसको जाएगा? फिर जो हमारे पास जो रिटेन्ड अर्निंग्स होगी ये उसमें जाएगा और हम डिस्काउंट जो है वहाँ पे चार्ज कर रहे होंगे। डायरेक्टली कभी भी हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट नहीं बना रहे होते। तो रिमेंबर, ये जो डिस्काउंट्स वगैरह होते हैं, ये जो हमने दिए होते हैं, ये हमारा शेयर प्रीमियम का पार्ट बनते हैं। उसके अलावा शेयर इशू करने की जो कॉस्ट वगैरह होती है, जो कमीशंस वगैरह हम पे कर रहे होते हैं, ये भी किसका पार्ट बनती हैं? हमारे शेयर प्रीमियम का पार्ट बन रही होती हैं। तो ये तीसरी टाइप है, तीसरी अहम इकसाम है जो हमने डिस्कस की है, डैट इज़ शेयर इशू एट डिस्काउंट। कि हम डिस्काउंटेड वैल्यू के ऊपर, डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर क्या कर रहे होते हैं? शेयर इशू कर रहे होते हैं। ये सब कुछ क्लियर है? अब है आगे हमारे पास, अब है राइट इशू। राइट इशू बेसिकली वही एंट्री है जो हम यहाँ पास करके आए हैं। जो शेयर इशू एट प्रीमियम या नॉर्मल शेयर इशू वाली है, ये वही एंट्री है जो हम यहाँ पे पास कर रहे होते हैं। मैं आपको राइट इशू की भी एंट्री लिख के दे देता हूँ। राइट इशू बेसिकली क्या होता है, आसान अल्फाज में समझना चाहें तो राइट इशू का मतलब है कि जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं, आप उनको शेयर इशू कर रहे हैं, लेकिन जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू है उससे कम कीमत के ऊपर आप क्या कर रहे हैं? आप शेयर्स को इशू कर रहे हैं कम कीमत के ऊपर। देखें इसमें क्या होता है, इसमें तीन चीज़ें जो हैं वो हम लेके चलते हैं। एक है हमारे पास पार वैल्यू, एक है मेरे पास पार वैल्यू, जिसको हम कह रहे होते हैं जो मेरी फेस वैल्यू है उसकी बात करते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, ये नॉर्मली 10 रुपये होगी या 100 रुपया होगी। एक है मेरे शेयर्स की जो कहलाती है मार्केट वैल्यू, वे है कि आज का दिन ये शेयर मार्केट में कितना है वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये है 25 रुपये, आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी की आज के दिन शेयर के मार्केट में कीमत कितनी है? 25 रुपये है। आप क्या कर रहे हैं? आप मार्केट वैल्यू से कम कीमत के ऊपर अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को शेयर बेच रहे होते हैं। आप उन्हें कहते हैं भाईजान 25 रुपये का शेयर है, बताओ लेने? या आप इनको बेहतर वर्ड्स में क्या कहेंगे? आप इन्हें कह सकते हैं कि बाय 2 शेयर्स इन अ प्राइस ऑफ 1, कि एक शेयर की कीमत दें 25 रुपये और आप क्या करें? 2 शेयर्स ले लें, ये कह सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि जी आप शेयर्स हैं हमारे से 15 रुपये का ले लें। या ये कह सकते हैं कि बाय 1 गेट 1 फ्री, ये कह सकते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, यहाँ पे मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ एग्जिस्टिंग का, कि जो आपके मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं आप इनको शेयर्स दे रहे हैं। तो ये होगा, तो इसको आपने ट्रीटमेंट लेना। देखें अगर 2 शेयर्स हैं एक ही कीमत में मिल रहे हैं, इसका मतलब 25 रुपए के 2 शेयर मिले, तो 25 को अगर 2 पे डिवाइड कर दे, एक शेयर कितने का पड़ा होगा? आपको 12.5 रुपीज का पड़ा होगा एक शेयर। अगर बाय 1 गेट 1 फ्री है तब भी यही हिसाब होगा। तो इसकी अगर हमने एंट्री पास करनी हो तो क्या एंट्री पास करेंगे? देखिए यहाँ आ गया डेबिट, यहाँ पे आ गया हमारे पास क्रेडिट। बैंक जो है, बैंक हमेशा हमारा इंक्रीज होगा किससे? जो हमें अमाउंट मिली है। अगर हमें 2 शेयर्स की अमाउंट 25 रुपये मिली है तो बैंक मेरा 25 रुपये से ही क्या होगा? इंक्रीज हो रहा होगा। लेकिन जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल हमेशा हमारा किससे होता है? फेस वैल्यू से। जो फेस वैल्यू 10 रुपये है, मैं 10 इंटू 2 करूंगा तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, और ये जो रिमेनिंग है ये कहाँ जाएगा? ये शेयर प्रीमियम में चार्ज हो रहा होगा। तो ये हमारी एंट्री होती है राइट इशू की। ये राइट इशू की एंट्री ज़रा आप देखें यहाँ पे, और जो यहाँ पे शेयर प्रीमियम की एंट्री जो है वो देखें तो गालिबन सेम है, इसमें कोई किसी किस्म का डिफरेंस जो है हमारा नहीं आ रहा होता। अब आगे चलते हैं। आगे ये है हमारा बोनस शेयर। आखिरी जो हमारा इशू रह गया है डैट इज़
बोनस शेयर्स, उसको हम डिस्कस करेंगे कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं और किस तरह से होते हैं, वो हमने यहाँ पर लेके चलना है। बोनस शेयर का ट्रीटमेंट हमने देखना है। देखिए, बोनस शेयर की अगर बात करें ना, तो ये भी हम दे रहे हैं एग्जिस्टिंग, ये भी हम किसको दे रहे हैं, ये भी हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जो हमारे मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं, इनको दे रहे हैं। बट ये हम इनको फ्री में दे रहे हैं, ये हम इनको फ्री में शेयर दे रहे हैं, इनसे कोई कॉस्ट वगैरह जो है वो हम नहीं चार्ज करते। मतलब मुफ्त में हम क्या कर रहे हैं, मुफ्त में हम इनको चार्ज कर रहे हैं, मुफ्त में हम इनको शेयर दे रहे हैं। तो ये हमारे बोनस शेयर्स कहलाते हैं। ये जब भी बोनस शेयर्स दिए जाते हैं तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हमने उनको ऐसा बोनस के तौर के ऊपर दे दिए हैं, या हमने उनको डिविडेंड देना था, हमने डिविडेंड नहीं दिया, बल्कि इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड के तौर के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, हम उनको बोनस शेयर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हम उनको बोनस शेयर्स जो है वो दे रहे होते हैं। तो ये मेरे क्या कहलाते हैं, ये मेरे बोनस शेयर्स कहला रहे होते हैं। अब इसमें ज़रा ना एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि शेयर होल्डर को हम ये शेयर्स जो हैं वो मुफ्त में दे रहे हैं। शेयर होल्डर्स को क्या मिल रहे हैं, ये शेयर्स मुफ्त में मिल रहे हैं। जब मुफ्त में मिल रहे हैं शेयर होल्डर्स, तो 1 रुपया भी पे नहीं करेगा। शेयर होल्डर्स जो हैं वो 1 रुपया भी पे नहीं करेंगे, कख भी नहीं देंगे। अब इसकी एंट्री कैसे पास होगी, इसको ज़रा हमने यहाँ पे देखना है। यहाँ पे हो जाएगा डेबिट, यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट। इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसमें बेसिकली हम अपने रिजर्व्स को, जो हमने अपने रिजर्व्स इकट्ठे किए हुए हैं, हम उनको शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखें, इसमें कोई कैश फ्लो नहीं हो रहा, कोई रकम कुछ भी नहीं आ रही। कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने अपने बोनस शेयर्स जो हैं वो दे दिए हैं। अब इसकी एंट्री क्या होगी, ज़रा देखिएगा। शेयर प्रीमियम जो है वो हम हमेशा करेंगे क्रेडिट, और शेयर प्रीमियम हमेशा जो हमारी फेस वैल्यू है, जो हमारी पार वैल्यू है, जो हमारी फेस वैल्यू है, उससे क्या होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। उससे क्या होगा, हम उसको लेकर चल रहे होंगे हमेशा हमेशा। डेबिट किसे करेंगे, यहाँ पे कैश तो हमारे पास आया नहीं है, अमाउंट तो हमारे पास आई नहीं है, रकम तो हमारे पास कोई आई ही नहीं है, तो हम किसको डेबिट करेंगे। रिमेंबर, इसमें डेबिट किया जाएगा जो हमारे पास रिजर्व्स हैं। हाँ, ये प्रीमियम को लिख दिया, यहाँ पे आना चाहिए था शेयर कैपिटल। ओहो 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 ओहो, माय बैड, माफ़ करना, बहक जाता हूँ। तो शेयर कैपिटल जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट किससे करेंगे, अगर हमारे पास शेयर प्रीमियम अवेलेबल है तो शेयर प्रीमियम डेबिट होगा। अगर शेयर प्रीमियम हमारे पास नहीं है तो फिर क्या होगा, जो मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी, हम रिटेन्ड अर्निंग्स को क्या कर रहे होंगे, डेबिट कर रहे होंगे। हम किसे करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स जो है हमारी, हम रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट कर रहे होंगे। रिटेन्ड अर्निंग्स जो हैं वो हमारी यहाँ पे डेबिट हो रही होंगी। अब इसमें ना एक चीज़ याद रखिएगा, अमूमी तौर के ऊपर नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर हमने डिविडेंड देना था और हमने डिविडेंड नहीं दिया, उसके बदले में अगर हम शेयर्स दे रहे हैं, तो वो शेयर प्रीमियम को चार्ज होते हैं? नहीं, वो चार्ज होते हैं हमारे रिटेन्ड अर्निंग। डिविडेंड देना था, डिविडेंड के बदले में शेयर दिए हैं, तो वो रिटेन्ड अर्निंग को चार्ज होते हैं। डिविडेंड के अलावा अगर हमने बोनस दिया है तो वो किसको चार्ज होगा, वो हमारा शेयर प्रीमियम जो है इसको चार्ज हो रहा होगा। तो ये एंट्री जो है वो हमने यहाँ पे लेके चलनी होती है, इसको हम इस तरह से कैरी कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ द वे, ये जो है दिस इज़ द एंट्री ऑफ बोनस शेयर, कि बोनस जो है वो हमारे इस तरह से
रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? अभी बोनस को ट्रीट कैसे करना है वो मैं दिखाऊंगा कि जी 142, 243, 30% बोनस, 40% बोनस, वो सारा आपको सिखाऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको बुनियादी एंट्री बता रहा हूँ, ये क्लियर है ना? अच्छा, अब हम चलते हैं, अब हम बात करते हैं डिविडेंड की। डिविडेंड क्या होता है? बेसिकली ये राइट ऑफ शेयर होल्डर्स है कि इनको जो प्रॉफिट दिया जाएगा, जो इनको फ़ायदा दिया जाएगा, जो हमने कमाना है, वो कमाई जो है वो क्या है हमारा, वो हमारा डिविडेंड कहला रहा होता है। अब डिविडेंड जो है ना हमारे पास, मतलब कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया, इस प्रॉफिट में से जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसमें से दिया जा रहा होगा, वो मेरा क्या कहलाएगा? वो मेरा डिविडेंड कंसीडर हो रहा होगा। अब डिविडेंड जो है वो हमारे पास दो टाइप्स का होता है। एक है हमारे पास फाइनल डिविडेंड और दूसरा होता है हमारे पास इंटरम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड क्या होता है? फाइनल डिविडेंड इज बेसिकली कि आपने, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, आपका साल शुरू हुआ 1 जनवरी 2022 को, ख़त्म हुआ जाके 31 दिसंबर 2022 को। फ्रॉम दिस टू दिस ईयर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया। अब प्रॉफिट जब कैलकुलेट कर कमा लिया, अब आपने क्या करना है? इसकी रिपोर्ट्स बनानी है, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। आपका ईयर एंड तो 31 दिसंबर को हुआ, लेकिन अब इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो अगले साल बनेगी। 3 माह होते हैं नॉर्मली, 4 माह होते हैं, उसमें हमने बनानी होती हैं। तो अब इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही हैं जाके, फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 को आप इसके बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और आप प्रॉफिट वगैरह डिक्लेयर करते हैं। मतलब आप इस तारीख पे, ये जो तारीख आई है आपके पास, ये जो तारीख आई है, इस तारीख पे आप बता रहे हैं कि मेरा 2022 का इतना प्रॉफिट बना था, 2022 का इतना प्रॉफिट मेरे पास आया था। अब ये प्रॉफिट की पेमेंट कब हो रही है? अगर आप पेमेंट करेंगे डिविडेंड की, 22 का प्रॉफिट क्या 23 में पे नहीं हो रहा? जरा बताएं, 22 का प्रॉफिट क्या 23 में पे नहीं हो रहा? तो रिमेंबर, इसकी एडजस्टमेंट 2023 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में होगी। इसकी एडजस्टमेंट 2023 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में होगी। तो रिमेंबर फाइनल डिविडेंड हमेशा नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट होगा। फाइनल डिविडेंड हमेशा नेक्स्ट ईयर में जाएगा। इंटरम डिविडेंड का मतलब क्या होता है? आपका साल शुरू हुआ यहाँ से और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है मिड में। ये 31 दिसंबर है। इंटरम की बात कर रहे थे, 1 जनवरी को शुरू हुआ और ख़त्म हुआ जाके 31 दिसंबर को। ये मिड ऑफ द ईयर में, क्या जो हमारे पास मिड ऑफ द ईयर है, साल के दरमियान में अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, तो जिस साल डिक्लेयर करेंगे ये इसी साल क्या हो जाएगा? इसी साल ये पे भी हो रहा होगा। जिस साल डिक्लेयर करेंगे ये इसी साल पे होगा, तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे? इसलिए हम इसको उसी साल में ट्रीट कर रहे होंगे। तो ये रिमेंबर, याद रखिएगा, फाइनल डिविडेंड हमेशा ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस में नेक्स्ट में जाएगा, और इंटरम जो है वो हमेशा किस में शो हो रहा होगा? वो हमेरा करंट में शो हो रहा होगा। करंट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का पार्ट जो है वो बन रहा होगा। इज दैट क्लियर?